जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन डिफेंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे पीछे देख रहे इस बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि कुचामन डिफेंस एकेडमी आपके लिए नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए के लिए मॉक सीरीज चला रहा है कंटिन्यू, जिसमें फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं खुद। और मॉक सीरीज 1 से लेकर 6 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो आज मेरे डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मॉक 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस मॉक सीरीज पे आप देख रहे होंगे टैगलाइन, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं। इसका मीनिंग डिफेंस का चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे हो आपका एनडीए, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये मॉक सीरीज फिजिक्स की आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे एक शानदार से मोटिवेशनल थॉट के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, है ना। मंजिल अपने आप मिल ही जाएगी। अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है, जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो निश्चित ही हम मंजिल से काफ़ी दूर हैं। कुल मिला के मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी विचार के साथ आज के इस मॉक टेस्ट की करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई है, तो पेंसिल के प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। दैट मीन्स इमेज कैसा बनेगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, यहां पर आपका फोकस है। तो यहां पर ध्यान दें, फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर पे। दैट मीन्स यहां पर रखा है। कहां पर रखा है? यहां पर रखा है। इसके बीच, किसके? ऑप्टिकल सेंटर के बीच और फोकस के बीच। यहां पर जब ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी सीधा बड़ा। जी हां, आभासी सीधा बड़ा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। दैट मीन्स डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरंग किसी दृढ़ आधार से परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद कला में कितना परिवर्तन होगा? कोई तरंग किसी दृढ़ आधार से परावर्तित होती है, इस तरीके से जाती है, फिर वापस ऐसे लौट के आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में क्या होता है? जो कलांतर होता है वो पाई का होता है। दैट मीन्स 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो कलांतर हो जाएगा C4 कमांडो पाई। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? है ना, वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा। तो वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं मेरे दोस्त, अनुदैर्घ्य होती हैं। फिर प्रकाश के दुर्वण की व्याख्या करने के लिए इन्हें क्या माना था? ट्रांसवर्स माना था, अनुप्रस्थ माना था। इसीलिए यहां पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक गुण वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? दैट मीन्स पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए जो वेव्स होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडिनल न मानकर क्या माना था? ट्रांसवर्स माना था। क्या माना था मेरे भाई? ट्रांसवर्स माना था, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा A फॉर एयरफोर्स। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक के लिए टी स्क्वायर और एल के बीच का आलेख, है ना, आवर्तकाल टी है, लंबाई एल है, कैसा है? तो भाई सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है टी, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? ऐसे करता है, ठीक है ना। तो यहां पर टी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, है ना, और तो ये हो जाएगा एल।
अगर इन दोनों के बीच का ग्राफ पूछता, डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों के ग्राफ बीच का ग्राफ पूछता तो जवाब होता परवलय। क्या होता? परवलय। लेकिन पहले से उसने टी स्क्वायर कहा है, कुल मिला के एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इस टाइप से अगर वो पूछ रहा है आपसे तो इसका जवाब हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सरल रेखा जो होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। अगर ये पूछता क्या, अगर ये पूछता टी और रूट एल के बीच का ग्राफ, तो आंसर हो जाता मेरे भाई परवलय। क्या हो जाता? पैराबोलिक। लेकिन अब क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अभिसारी लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के संपर्क में समक्ष रखा है, इस संयोजन की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स, जो अभिसारी होता है लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कहते हैं कागज को जलाने वाला लेंस। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 20 सेंटीमीटर जो होगा ना, ये लिया जाएगा प्लस का। कैसा? प्लस का। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो मेरे भाई पॉजिटिव होती है, और दूसरा जो f2 होगा, दूसरा जो f2 होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अपसारी लेंस कह रहे हैं। अपसारी बोले तो डाइवर्जिंग लेंस, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, वो कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को जब दो पतले लेंस कांटेक्ट में रखे हो तो उनका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो 1/f1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 1/f2 की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये आ जाएगा एलसीएम 20, तो 1 माइनस का 2 माइनस 1/20। तो यहां से जो f आएगा मेरे भाई, वो आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फोकल लेंथ नहीं पूछा जा रहा, हमें पूछा जा रहा है पावर ऑफ द लेंस, है ना। तो पावर p के लिए क्या करेंगे? 100/f कर देंगे, है ना। अब 100/f का मान कितना? f का मान माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 5d। क्या आ जाएगा? माइनस का 5d। ए फॉर एयरफोर्स विल बी करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई, चलिए भाई, जब किसी हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम अवस्था में किसी उत्तेजित अवस्था में कूदान करता है, मतलब कूदता है, निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में कूदता है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती हैं, स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। निम्नतम ऊर्जा स्तर से, है ना, निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में कूदेगा तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डिफेंस। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण किसका अनिवार्य गुण है? पोलराइजेशन इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ विच? पोलराइजेशन किसका गुण है अनिवार्य? वो है आपका अनुप्रस्थ तरंगों का। क्योंकि पोलराइजेशन को प्रूफ करने के लिए, ध्रुवण की घटना को समझाने के लिए फ्रेजनल ने ध्वनि तरंगों को कैसा माना था? ध्वनि तरंगों को माना था भैया कैसा? ट्रांसवर्स वेव, है ना। चलिए आगे चलो। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त तरंगें, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जो वेव यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं भैया माइक्रोवेव, है ना। सूक्ष्म तरंगें यूज की जाती हैं किनमें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। किसके लिए? कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त से सतत कोणीय गति से चल रहे कण को निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक वृत्त में कोई कण चल रहा है इस तरीके से, जैसे v वेलोसिटी है इसका, यहां पहुंच गया v वेलोसिटी से, फिर यहां पहुंच गया v वेलोसिटी है, यहां पहुंच गया v वेलोसिटी है, सेंटर की ओर हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, है ना। तो वेग सदिश वृत्त से स्पर्शी है, सही बात है। त्वरण सदिश वृत्त से स्पर्शी है, गलत बात। यहां गलत ही पूछ रहा है, मिथ्या कहते हैं। गलत कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है ना, फॉल्स कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो त्वरण होता है ये स्पर्श रेखीय नहीं होता है, ये टेंजेंशियल नहीं होता है। ये क्या होता है? इनवर्ड द सेंटर, है ना, अलोंग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं मेरी? चलो भाई आगे चलेंगे। अब चाहे ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि का मान बढ़ता है? अब चाहे बोले तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डाउन, स्टेप अप वोल्टेज अप, स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन। वोल्टेज डाउन तो करंट कैसा? इंक्रीज, करंट कैसा? इंक्रीज। तो भैया कौन बढ़ेगा? करंट का मान बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? चलो भाई आगे चलते हैं। किस ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर प्रयोग करते हैं? ज्यादातर दैट मीन्स अच्छा ट्रांजिस्टर कौन रहता है? पीएनपी या एनपीएन, है ना? तो ट्रांजिस्टर तो भैया अच्छा रहता है एनपीएन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है ज्यादा, इसीलिए बेटर कौन? एनपीएन। पीएनपी एनपीएन में बेटर कौन? एनपीएन। बोलो हाँ या ना? चलो भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें निम्न में से किस क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं? एक्स किरणें कौन सी तरंगें होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है मेरे भाई। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो निर्वात में भी गति कर सकती हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, तो ये विक्षेपित किसी में भी नहीं होंगी। नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। डी फॉर डिफेंस। ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन क्या होता है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन भेजा पॉजिटिव चार्ज, एक धनावेशित नाभिक है ना, यहां पर नाभिक है न्यूक्लियस, है ना। एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन युक्त नाभिक होता है, एक न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन युक्त नहीं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से मिलकर बनता है एक ड्यूट्रॉन, है ना। चलिए भाई महो किसका मात्रक है? महो, 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 समझ गए? महो 1/ओम, 1/ओम कहलाता है भैया महो। क्या कहलाता है? महो कहलाता है, ठीक है ना, महो कहते हैं, ठीक है। अब महो किसका मात्रक है ये बताना है, प्रतिरोधकता का नहीं है, प्रतिरोध का नहीं है, करंट का नहीं है, महो, ठीक है ना। अब देखें 1/ओम किसका होता है? अब 1/ओम तो होगा 1/R का, और 1/R होता है चालकत्व का। किसका होता है? चालकत्व का होता है मेरे भाई, कंडक्टेंस का। किसका? कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का नहीं। कंडक्टिविटी यहां पर गलत लिख के रखा है, यहां पर चालकत्व आएगा। क्या आएगा? चालकत्व आएगा, है ना, कंडक्टेंस आएगा, तब जाके ऑप्शन सही हो पाएगा। अगर विद्युत चालकता होगा तो फिर उसका मात्रक महो प्रति मीटर होगा, है ना, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यदि इसके रेखीय संवेग का परिमाण p है तो कण पर कार्यरत त्रिज्यीय बल, त्रिज्यीय बल, है ना, कौन सा बल? त्रिज्यीय बल कौन सा हो जाएगा? तो किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल चलता है तो फोर्स क्या होता है भाई मेरे? mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r होता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बता दूं मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। यहां से अगर मैं वेलोसिटी का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? p/m, हाँ या ना? अब p/m रख दो, m इंटू p²/m²/r, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? p²/rm, है ना। p²/rm वाला ऑप्शन सही होगा, p²/rm वाला ऑप्शन सही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 केजी है, जब यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिए, है ना, त्वरण से ऊपर उठती है तो केबल में तनाव कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई केबल में तनाव, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ऊपर वाला R, नीचे वाला mg बराबर क्या होता है? ma होता है। यहां से R इक्वल टू होता है mg+a, है ना। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपेरेंट वेट होगा या जो टेंशन होगा, तनाव होगा, वो कितना हो जाएगा? mg+a। m का मान कितना है? m का मान है 500, g का मान कितना है? 10, और a का मान कितना है? 2, है ना। ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 500, है ना। 12 इंटू 500 कितना होगा मेरे भाई? 12 इंटू 500 होगा 60, है ना, 6000 न्यूटन, है ना। तनाव पूछ रहा था ये, 6000 न्यूटन। ए फॉर एयर फोर्स विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह से पलायन वेग का मान कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना और त्रिज्या 2 गुनी? तो द्रव्यमान और त्रिज्या के पदों में पलायन वेग का मान, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई?
प्लेन वेग का फॉर्मूला होता है 2gme/r, बोलो हाँ या ना। लेकिन पृथ्वी के लिए तो द्रव्यमान m ही है, त्रिज्या r ही है। किसी दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे ग्रह पे प्लेन वेग है ना, 2 × g × me, द्रव्यमान कितना 6 गुना, पृथ्वी का 6 गुना, त्रिज्या कितनी पृथ्वी की 2 गुनी 2r, 2 से काट दो 3 बार, तो देखो बाकी की चीजें तो रहेंगी सेम, केवल 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, 2gme/re। और ये वैल्यू पूरी की पूरी किसकी है भाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू है बीई की, है ना, तो √3BE इसका सही जवाब होगा √3BE। ए फॉर एयर फोर्स विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल। तुल्यकाली उपग्रह कहे, संचार उपग्रह कहे, भू-स्तर उपग्रह कहे, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में मेरे भाई जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 घंटे। कितना 24 घंटे। और पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से पूछेगा तो 42,000 किलोमीटर। इसकी ऑर्बिट का नाम पार्किंग ऑर्बिट, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से, यहां से, कहां से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, निम्न में से किसका मात्रक नहीं है, प्रतिबल का होता है, आवृत्ति का तो कोई मात्रक नहीं होता। तो इन सारे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका मात्रक फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, तो ये तो भाई यूनिटलेस है, मतलब मात्रकहीन है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। कौन, स्ट्रेन। आवृत्ति का ना कोई मात्रक होता है और ना ही इसका कोई भिन्न सूत्र होता है। इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए भाई एकदम से। चलो, ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, बोलो हाँ या ना, पृष्ठ तनाव घटेगा, ये नहीं, ये वाला सही होगा, है ना, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑन राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज, ठीक है ना। चलिए भाई, कांच और पारे के बीच स्पर्श कोण, ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान भी ध्यान रखना घटता है, लेकिन ये तो पूछ रहा है स्पर्श कोण का मान कांच और पारे के लिए कितना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा। क्या 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अधिक कोण होता है ना, इसीलिए इसका आंसर होगा 135। किसके लिए, कांच पारे के लिए। ग्लास मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है मेरे भाई कितना, 135 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है, ऐसा पॉइंट बताना है जहां पदार्थ तीनों अवस्थाओं में, दैट मीन्स ठोस द्रव गैस तीनों में एक साथ रह सकता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट का नाम होता है ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है, त्रिक बिंदु होता है जहां पर पदार्थ तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। चलो भाई, आगे क्वेश्चन है हमारा, समतापीय अवस्था में गैस को जब ऊष्मा दी जाती है तो परिणाम होता है, गैस को समतापी में गैस को जब ऊष्मा दी जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स, समतापी में गैस को ऊष्मा दी जाएगी तो देखो डेल क्यू बराबर होता है डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, समतापी जो प्रक्रम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स टेम्परेचर में डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। अब टेम्परेचर में डिफरेंस जीरो रख दूंगा तो इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में नो चेंज, देन इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होना है मेरे भाई, नहीं होना है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो परिणाम क्या होता है, ऊष्मा का मान वाय कार्य के बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल हो जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का पहला नियम का संबंध होता है एनर्जी कंजर्वेशन। कितने बार नहीं पढ़ाया मैंने इस क्वेश्चन को आपको, कई मॉक टेस्ट में रिपीट हुआ है ये। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का कलांतर पाई/2 है, तब इसका, ठीक है ना, वेग अधिकतम होगा
त्वरण अधिकतम होगा, ऊर्जा अधिकतम होगी या विस्थापन अधिकतम होगा? तो इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, है ना। इसका जवाब आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट, है ना। इसका जवाब देंगे हम अगले मॉक टेस्ट को जब लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट नंबर 8 को, ठीक है। तो इसका रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी लोग इसका जवाब कमेंट करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट जो 6 किया था हमने मेरे भाई, उसमें हमने होमवर्क के लिए ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट वाला, है ना। बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर कमेंट किए, लेकिन जिनने कमेंट नहीं किया आंसर, जिनका जवाब नहीं आया, वो स्टूडेंट्स इसका जवाब देख लेंगे और जिनका हो गया है वो चेक कर लेंगे, है ना। जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह शाम को, तब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है। सूर्य जो होता है वो सुबह शाम कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। कैसा? रेड कलर का। किसकी वजह से? किसका एग्जाम्पल है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। सुबह और शाम सूर्य का यही रंग होता है, पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि रेड जो कलर होता है, जैसे कोई प्रिज्म है, यहां पर कोई भी व्हाइट लाइट जब डाली जाती है तो ये 6 भागों में टूट जाती है। आपने पढ़े होंगे विबग्योर, है ना, 7 भागों में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। विबग्योर होता है ये कलर, है ना, विबग्योर होता है। तो यहाँ पर जो रेड कलर आता है वो सबसे ऊपर आता है। तो रेड कलर का जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए लाल कलर का ध्यान रखना, प्रकीर्णन की बात कर रहा है, ये लाल कलर का प्रकीर्णन कर रहा है। जैसे विबग्योर है आपका, क्या है? विबग्योर है। विबग्योर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए तो खतरे का सिग्नल लाल होता है। यही कारण है डियर स्टूडेंट्स कि खतरे का सिग्नल लाल होता है, क्योंकि प्रकाश का जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग जो होती है वो कम होती है, फैलता कम है, तो काफी दूर से दिखाई दे जाता है, इसीलिए हम खतरे का सिग्नल लाल चुनते हैं। तो प्रकाश, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन, यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसका ए फॉर एयरफोर्स सही जवाब होगा। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स, आज के सफर को यहीं पर रोकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट नंबर 8 में, यहां से आगे के क्वेश्चंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा चलाई जा रही ये मॉक सीरीज सही लग रही है, आपको लगता है कि बिल्कुल आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं बिना आपसे 1 पैसे की फीस लिए, तो आप भाई हम लोगों को सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? केवल आपको इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहां से आगे की मॉक सीरीज देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म पर, कुचामन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लगातार इस सेशन में मेरे साथ जुड़े, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।